सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। एक लंबी चौड़ी बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। लोकसभा में ये बिल पिछले बुधवार को लगभग 12 घंटे से ज्यादा की बहस के बाद 288 बनाम 232 यानी 288 वर्सेस 232 वोट से ये पास कर दिया गया। उसके 24 घंटे बाद एक लंबी बहस फिर हुई राज्यसभा में। वहां पर ये बिल 128 वोट्स वर्सेस 95 से ये पास कर दिया गया। ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से नहीं रखा गया था। ऐसा लगता है ये होम मिनिस्ट्री ने ये बिल बनाया है और इसीलिए अमित शाह पूरे समय लोकसभा में भी मौजूद रहे और राज्यसभा में भी मौजूद रहे। और जब भी किसी बिल पर बहस होती है तो वहां सदस्य खासकर ऑपोजिशन के लोगों को बोलने की छूट होती है और इसीलिए ऐसे समय में मोदी जी अक्सर गायब हो जाते हैं। इस बिल के दौरान भी मोदी जी बैंकॉक में गए हुए थे। उधर ये संसद में बिल पास हुआ और इधर बिहार की राजनीति में एक हलचल मच गई, खासकर जनता दल यूनाइटेड में। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ डेटा लेकर कि बिहार में जो कुछ भी किया जा रहा है वो एक प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है। जो कहानी 2020 में बीजेपी ने शुरू की थी जनता दल यूनाइटेड को लेकर, जो आज आप देख रहे हैं, वो उसका अंतिम फेज है। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद। जब कभी जेडीयू के पतन की कहानी लिखी जाएगी, द डाउनफॉल ऑफ द जनता दल यूनाइटेड, उसमें इन शख्स महापुरुष का जिक्र अवश्य आएगा। इनका असली नाम है राजीव रंजन सिंह, जिन्हें हम लल्लन सिंह के नाम से ज्यादा जानते हैं। और इनकी हरकतें भी कुछ ऐसी हैं कि ये बीजेपी के सदस्य की तरह ज्यादा रहते हैं बजाय कि ये जेडीयू के सदस्य की तरह। और इसीलिए इन्हें अच्छी खासी मिनिस्ट्री भी दी गई है, पंचायती राज की, फिशरीज वगैरह की। तो ये कल संसद में इन्होंने एक भाषण दिया करीब 16 मिनट का। एक मंत्री के रहते हुए इनका भाषण बिल्कुल बेतुका था। इन्होंने विषय पर ज्यादा बात ही नहीं की। पूरे समय ये मोदी जी की तारीफें करते रहे और ऑपोजिशन को बताते रहे कि वो भी मोदी जी की शक्ल ना देखें, उनके काम की तारीफ करें। अगर आप सोच रहे हैं कि लल्लन सिंह जेडीयू के हित में काम करते हैं तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड इससे बिल्कुल अलग है। सन 2010 में जब ये जेडीयू के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ एक मोर्चा ताना था। इस वजह से नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। 3 साल तक ये पार्टी से अलग किया गया। उसके बाद जब ये जीतन राम मांझी की कैबिनेट में मंत्री बने, वहां भी वो 1 साल से ज्यादा सरवाइव कर नहीं पाए क्योंकि जीतन राम मांझी के अगेंस्ट भी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। तो ये इस काम के लिए जाने जाते हैं कि ये जिस भी पार्टी में रहते हैं उसके खिलाफ ही ज्यादातर ये बातें करते हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 5 नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। इसी बात को लेकर जो पार्टी का स्टैंड अभी तक रहा है कि वक्फ बिल को पार्लियामेंट में इन्होंने सपोर्ट किया है। इसमें नाम आते हैं नदीम अख्तर, राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी। हालांकि इसमें से एक भी नेता सांसद या विधायक नहीं है, तो पार्टी को किसी प्रकार का खतरा फिलहाल नहीं है। लेकिन ये फिर भी एक सांकेतिक रूप से ये एक बहुत बड़ा कदम है कि नेता लोग जेडीयू छोड़ने लगे हैं। और ये जो शुरू हुआ है कार्यक्रम, ये कहाँ जाके रुकेगा, ये भी देखने वाली बात है। अगर बिहार असेंबली का हिस्टोरिकल डेटा आप देखें 2005 से 2020 तक, तो जब तक नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ रहे, दोनों पार्टियों को फायदा ही होता गया। 2010 में जेडीयू को 115 सीट और बीजेपी को 91 सीट मिली थी। ये दोनों पार्टी मिलकर पावर में थे। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जो एक समय में
एक अच्छा उनके पास परसेंटेज था सीट्स का 2005 में, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे रामविलास पासवान की हेल्थ फेल करती गई, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कम होता गया। 2015 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा, ये बात भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पाई। उन्होंने उसी समय सोच लिया था कि नीतीश कुमार की अब छुट्टी होगी। अगर आप 2020 का चुनाव देखें, तो लोक जनशक्ति पार्टी ने 135 जगह अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। केवल एक ही जगह वो जीत पाए। ये जगह वो थी जहां पे बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि नीतीश कुमार के जेडीयू को कमजोर करना, और वही हुआ। पहली बार 15 साल में जेडीयू एक जूनियर पार्टनर बन गई 43 सीट्स लेकर, और बीजेपी उनसे आगे निकल गई 74 सीट्स लेकर। नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी 2015 में, उसका एक लॉन्ग टर्म फायदा हो गया आरजेडी और कांग्रेस को। 2010 से पहले अगर आप देखें तो आरजेडी का ग्राफ नीचे आ रहा था, कांग्रेस का भी नीचे आ रहा था। 2010 में ये सबसे लोएस्ट पॉइंट पर था, केवल इनको 26 सीट मिली। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार इनके साथ आए, नीतीश कुमार को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन आरजेडी एकदम से फिर से ताकत पकड़ गई। और वो उन्होंने जो सोचा था कि 2020 में आरजेडी कांग्रेस नीचे आएगी, ऐसा हुआ नहीं। 2025 के बिहार असेंबली के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उसके जो सहयोगी हैं जनता दल यूनाइटेड, वो अगर साथ में नहीं भी रहे, तब भी बीजेपी की तैयारी पूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी दलितों के लिए है। मुस्लिम वोट काटने के लिए असाउद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम है। और ओबीसीज और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की पिछले 1-2 साल से बीजेपी तैयार करे जा रही है। एक स्ट्रेट फाइट अब की होगी महागठबंधन से, जिसके प्रमुख दल हैं आरजेडी और कांग्रेस। ये महागठबंधन का पिछले 2020 के चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन जितने भी मिड टर्म इलेक्शन हुए थे, मेरे ख्याल से 4 हुए थे, उन सब में आरजेडी एक भी सीट ले नहीं पाई थी। एक टिप्पणी मैं यहाँ पर असाउद्दीन ओवैसी जी पर अवश्य करूंगा। संसद में थर्सडे को जब ये भाषण में बोल रहे थे वक्फ बिल को लेकर, तब इन्होंने अपने भाषण में हमेशा की तरह तेज तर्रार भाषा का इस्तेमाल किया, और अंत में इन्होंने ये बिल नोशनल तरह से फाड़ दिया, और ये कहा कि जैसे महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में बिल फाड़ा था, उसी तरह मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कॉन्शियस नहीं मानती है। मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जुल्म होता जा रहा है। असाउद्दीन ओवैसी ये वही व्यक्ति हैं कि जब भी कहीं चुनाव होता है, तो ये अपना कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट हमेशा खड़ा कर देते हैं। जहां पे भी मुस्लिम सीट्स हैं या मुस्लिम वोट्स की संख्या ज्यादा है, इनको ये काम दिया जाता है कि आप यहाँ पर मुस्लिम वोट्स को काटिए। वैसे इनकी पॉलिटिकल पावर ऑलमोस्ट शून्य के बराबर है। एक सीट है इनकी लोकसभा में खुद असाउद्दीन ओवैसी जी की। 7 सीट्स हैं तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि ओल्ड सिटी से आती हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल तेलंगाना में 2, बिहार असेंबली में केवल 1 सीट है इनकी, और महाराष्ट्र असेंबली में भी 1 ही सीट है। तो आप खुद सोच लीजिए कि जिस पार्टी के पास कोई खास पॉलिटिकल पावर नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान में जाके कैंडिडेट खड़ा करने लगती है, तो इसके लिए फंडिंग चाहिए। तो क्या एक छोटी सी पार्टी के पास इतनी फंडिंग है कि वो हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाके कैंडिडेट्स खड़ा कर सके? तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इनकी फंडिंग कहीं और से आती है, और ये शायद बीजेपी के कहने पर ही वहां कैंडिडेट्स खड़ा करते हैं। असल बात यही है कि असाउद्दीन ओवैसी को मुसलमानों के हित की जरा भी चिंता है नहीं। वो केवल क्रोकोडाइल टीयर्स बहाते रहते हैं। और जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है, ये पहले ही बोल चुके हैं कि इनकी फंडिंग कुछ वेल विशर्स करते हैं, यानी वो लोग जिनके साथ ये पहले काम कर चुके हैं। तो बात बिल्कुल साफ है कि कोई अमीर ही इनके ऐसे वेल विशर्स होंगे
जो इन्हें सालों तक सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें छोटी मोटी पार्टी या कांग्रेस वगैरह तो हो नहीं सकते हैं। जो 4 बाईपोल हुए थे बिहार में, उसमें ये चारों पर लड़े थे, एक भी सीट जीत नहीं पाए थे, लेकिन 2 सीट पर इनको 10% के करीब वोट शेयर जरूर मिला था। और ये तभी इन्होंने कह दिया था कि बिहार में ये 243 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे आने वाले 2025 के चुनाव में। 2025 के बिहार के चुनावों में जन सुराज पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, ये प्रशांत किशोर ने खुद ही इस बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया है। 1 महीने पहले इंडिया टुडे के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि उनकी आइडियोलॉजी वही है जो महात्मा गांधी की थी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी। और 3 दिन पहले जब वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया कि मुस्लिम भारत में अब असुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं। तो अब आप खुद ही ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर की टारगेट जो वोटर बेस है, वो क्या है? वो वही है जो इंडिया गठबंधन का है। तो इनका काम बड़ा सिंपल सा है कि जाके इंडिया गठबंधन के आप वोट काटिए। अमित शाह और बीजेपी का कुछ ऐसा मानना है कि जेडीयू आने वाले दिनों में अपने ही दबाव से टूट जाएगी। अभी 1 हफ्ते पहले जब अमित शाह गोपालगंज में एक भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगे। उसके 2-3 मेन कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी जेडीयू साथ लड़ी है, जितनी मर्जी सीट्स आए जेडीयू की, नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं। वो बीजेपी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनने देते हैं। एक तरह का वो ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी उन्हें नहीं बनाएगी, तो दूसरी तरफ महागठबंधन खुली बाहों से उनका स्वागत करेगी। और दूसरी तरफ इस बार कम से कम मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बिहार में बने। तो 2025 के चुनाव की स्ट्रैटेजी बीजेपी की यही है कि पहले हम चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार का चेहरा आगे करते हैं, और फिर बाद में देखा जाएगा कि अगर तब तक पार्टी बची, तो फिर उस समय की बात तब की तब देखी जाएगी। वैसे पिछले दिनों में नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक हालत को लेकर काफी टिप्पणियां होती रहती हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले उन्होंने बिहार असेंबली में एक बहुत ही घटिया बयान दिया था औरतों को लेकर। और अभी हाल ही में जब अमित शाह बिहार गए थे, तो एक समारोह में एक महिला को एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। वो वीडियो मैं यहाँ चला रहा हूँ, आप देख लीजिए कि किस तरह से नीतीश कुमार का स्टेज के ऊपर बिहेवियर रहा उस महिला को लेकर। और आप ये भी देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी कुछ देर देखते रहे, फिर उन्होंने खुद आगे बढ़कर नीतीश कुमार का हाथ पीछे किया। तो सवाल यहाँ पर यही बनता है कि अगर एक व्यक्ति अपनी मानसिक संतुलन खो चुका है, तो क्या वो एक मुख्यमंत्री बन सकता है? अब असलियत तो खुद नीतीश कुमार जानते होंगे, और या फिर भारतीय जनता पार्टी जानती होगी। अंत में मैं केवल ये स्लाइड आपको दिखा के आज का प्रोग्राम बंद करूंगा कि बिहार असेंबली में कितने मुस्लिम विधायक रह चुके हैं। बीजेपी की तरफ से आज तक केवल एक मुस्लिम विधायक रहा है 2010 में, इस वक्त एक भी नहीं है। अगर आप जेडीयू लें, तो उनकी तरफ से भी इस असेंबली में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। जो कोई मुस्लिम हैं वो कांग्रेस से हैं 4 विधायक, और सबसे ज्यादा आरजेडी से 8 विधायक हैं। तो अगर मुस्लिम के खिलाफ कोई बिल आता भी है, तो बीजेपी और जेडीयू का तो ऐसा मानना है कि उनके वोट बैंक में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।